सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद सर में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज का जो मेरा लाइव सेशन चलने वाला है हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग चल रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हो। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और अच्छे से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से आपकी एक जो आपकी फुल्ली वीडियो है, यहाँ से याद रखिएगा कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ऐसा, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक वीडियो 100 क्वेश्चन। कहते हैं हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, याद रखिएगा आपके सामने कई ऑप्शन हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे यावाराला, यावाराला जो है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं सा सा, ये होता है, जानते हैं, सा सा हा, इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो उसमें व्यंजन कौन सा है, याद रखिएगा, सा सा हा, ठीक है। चा छा जा जो वर्ग है, याद रखिएगा, यह जो आपका वर्ग है ये आपका तालव्य के अंतर्गत आता है, या इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पर्शी व्यंजन या तालव्य। इसका जो उच्चारण स्थान है सब तालव्य के अंतर्गत, चा छा जा ये सब तालव्य है। पूछा जाता है सीधा एग्जाम में। मैं कई क्वेश्चन आपको तैयारी करवा रहा हूँ, याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में ना फंसे तो फिर कहिएगा आप, ठीक है। फिर छात्र ज्ञान श्रय, ये आता है आपका संयुक्त व्यंजन। ये भी आपसे पूछा जाता है कौन सा व्यंजन है, तो याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार हमने सीखा कि एक क्वेश्चन से देखिए हमने कई क्वेश्चन तैयार किया है ना, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किस अनुच्छेद की बात करते हैं जी, किस अनुच्छेद सॉरी किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 या 12 पे यति होता है। 26 मात्राएं होती है हर एक चरण में, ठीक है जी, याद रखिएगा, और 14 12 पे यति होता है। तो यह होता है गीतिका की बात करते हैं। गीतिका ऐसी छंद है जिसमें क्या होता है कि 26 मात्राएं होती है, ठीक है, याद रखिएगा, और जिसमें क्या है 14 12 पे यत होता है। चलिए 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत मतलब गलत विलोम शब्द युग्म है, इसमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है, आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन, प्रसारण मतलब होता है फैलना, संकुचन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, याद रखिएगा। खग का मृग होता है, ये भी सही है, ये सब सब सही है, मतलब ये सब सही ही है, इन असंगत गलत नहीं है जी। खग का मृग हो गया। शाश्वत, जो शाश्वत होता है ना, शाश्वत को होता है नश्वर, याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, नश्वर होता है। और सदैव, सदैव ये आपका असंगत है, याद रखिएगा, ठीक है। सदैव आपका असंगत, सदैव मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो शाश्वत का नश्वर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर। आगे चलते 41 क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा, जो अपने स्थान पर या स्थित से अलग ना किया जा सके, मतलब एक वाक्य आपको बताना है कि जो अपने स्थान या स्थित से अलग ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता तो उसे बोलते हैं अच्युत। क्या बोलते हैं? अच्युत। अटूट क्या होता है? ना टूटने वाला, इसे बोलते हैं ना टूटने वाला। ना टूटने वाले को क्या बोलते हैं? अटूट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अटल की बात करें तो अटल उसको कहा जाता है जो अपनी बात से ना टले। क्या बोलते हैं? जो हम बात करते हैं जो अपनी बात से ना टले, अपनी बात से ना टले, ठीक है। अदेय की बात करते हैं। अदेय क्या होता है? जो दिया ना जा सके, ठीक है, जो दिया ना, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई ऐसी चीज जैसे जैसे अपनी पत्नी, अपनी पत्नी आप किसी को नहीं दे सकते हैं, मतलब एक वर्ड ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अपनी खुद का मकान आप किसी को नहीं जल्दी दे सकते, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जो दिया ना जा सके, उसे आदेय बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्युत, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। 43 में कहता है जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा। जिज्ञासु जिज्ञासु दोनों पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जिज्ञासु क्या होता है? जो जानने का उत्सुक हो, क्या हो? उत्सुक हो, लेकिन किसका, किसको? जानने को। जिज्ञासु होता है जो जानते हैं, जो जीत या विजय का इच्छुक हो, मतलब जो चाहे कि हम जीत जाए, ठीक है, विजय या जीत का इच्छुक हो उसे बोलते हैं जिगुसु। पिपासु, जो प्यासा हो, ठीक है, जो पीने का इच्छुक हो या जो प्यासा हो उसे बोलते हैं पिपासु।
तो ऐसे देखिए हमने एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार कर लिया है ना, तो आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगला जो आपका है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। मैं आपको एक टिप्स देता हूँ इसके अंतर्गत, ठीक। आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट में लास्ट में ये बताना है कि आप कितने करके गए, तो आपकी अब तैयारी यहाँ से मजबूत हो जाएगी। देखिए संख्या गमन जो होता है, संख्या गमन का संधि विच्छेद अगर बात करते हैं तो जहाँ पे भी आपको आधा वर्ड के साथ या व राला दिख जाए, या व राला दिख जाए आधा वर्ड के साथ, याद रखिए गारंटी वहाँ पे एड़ संधि होती है। क्या होती है? एड़ संधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एड़ संधि होगी लेकिन विच्छेद पूछा गया, तो संख्या तो होगा सखी धन आगमन। क्या होगा जी? सखी। हाई सखी नहीं होता, सखी होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सखी धन आगमन इसमें हो जाएगा आपका यर्सन। नेक्स्ट, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से कहा जाए, विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार पूछा जाता है? तो वहाँ के लिए अलंकार होता है आपका अर्थांतरस न्यास अलंकार, ठीक है। यह अलंकार आप पहली बार सुने हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यह आपका एग्जाम्पल इसका सीधा सीधा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति या जे रहीम उत्तम प्रकृति कहा कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें आपका सीधा अर्थांतर न्यास है, ठीक है, अलंकार है। चलिए, विशेषित की कल अभी हमने बात बताई थी कि मीन प्यासी वाला जो है ना, वो याद रखिएगा विशेषित की। आगे बात करते हैं अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब वह कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो हमको दो दो दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये तो अशुद्ध की बात करें, ये सही है आपका, मतलब ये अशुद्ध नहीं शुद्ध है। वहीं पे आपकी बात करते हैं माता पिता पूजनीय है, ये आपका गलत है, ठीक है। आपका भविष्य उज्जवल है, ये भी गलत है, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, तो ये भी सही। लेकिन उनका अशुद्ध कौन सा है? देखिए, अगर बात करते हैं ना हम अगर हमारे अनुसार बताएं तो दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उज्जवल जो लिखा है गलत लिखा, और जो पूजनीय है दोनों गलत है। तो इस प्रकार आप क्या है, बी और सी में कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार की बात करें, ठीक है। तो छायादार में हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है। तो एक ऐसा वर्ड होता है छायादार की बात करें जिसे संकर वर्ड। संकर वर्ड क्या कहता है? कहता है जब दो भिन्न देश से या जो भिन्न दो स्थानों से आए हुए वर्ड होते हैं, दो भिन्न स्थान की बात करें, ठीक है, आए अक्षर या शब्द की बात करें, तो वहाँ पे संकर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेल धन गाड़ी, ठीक है। रेल गाड़ी की बात करें तो आपके रेल जो होता है वो याद रखिएगा अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी क्या है जी? हिंदी है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए दो अलग अलग भिन्न शब्दों से मिलकर बने, जैसे अंग्रेजी और हिंदी। तो इस प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द। कौन सा शब्द कहते हैं? संकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा छायादार के लिए? डी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा के लिए अभी हमने कल बताया था कि जिसमें क्या होता है, संज्ञा के भावनाओं की बात करें, ठीक है, रूप रंग रूप ऐसे हमने बताया था। तो वहाँ पे रंग रूप की बात करें तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमीर गरीब समूह, समूह देखिए समूह तो आपका समूह के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे गंगा जो है गंगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। और धैर्य चालाकी उदासी सूर्य भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका सी, जैसे रसीला, आम कैसा? रसीला। कड़वाहट, मिर्ची कैसा होता है? कड़वाहट होता है। बुढ़ापा, ठीक है, उन्नत, बुढ़ापा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बुढ़ापा सीधा सीधा याद रखिएगा, बुढ़ापा दे देगा, पूछेगा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्तियाँ का चयन कीजिए। कई लोकोक्तियाँ आपके सामने हैं, चार आपको राइट आंसर बताना है क्या हो सकता है। जैसे आगे नाथ ना पीछे पगहा, ठीक है, और 3 13 होना, और एक टकसाल के ढले होना। तो इस प्रकार आपके सामने कुछ, तो आगे नाथ ना पीछे पगा का होता है बंधनहीन, मतलब जिसका कोई बंधन ना। 3 13 होना मतलब होता है, जानते क्या? अस्त व्यस्त होना। 3 13 होना मतलब एकदम अस्त व्यस्त होना, तो संगठित होना नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे हम चेक कर लेते हैं। एक टकसाल के ढले हो, मतलब एक जैसे है। एक टकसाल मतलब जानते हैं जहाँ पे मुद्राएं ढाली जाती है जिसके अनुसार, उसे टकसाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो करेंसियाँ होती है ना, एक ही मॉडल की सब होती है करेंसी, जैसे 500-500 की तो एक ही करेंसी होती है, उसे टकसाल बोलते हैं। सिक्का जो डालते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब मूर्ख लेकिन धनवान, याद रखिएगा। ये आपका सही है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, जो आपका गलत है। 3-13 होना मतलब अस्त व्यस्त होना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना, ठीक है, बात करते हैं गूलर का फूल होना। थोड़ा सा ऊपर जो लिंक आ रही है उसको तो देखिए, गूलर का फूल होना जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट आप लोगों की एग्जाम के लिए, क्योंकि गूलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। एक ऐसी वस्तु जो बहुत ही कम कंडीशन में मिलती है, उसे बोलते हैं दुर्लभ वस्तु। ठीक है, गूलर का फूल होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। राधा के लिए की बात करते हैं, देखिए के लिए। तो जहाँ पे भी हम जानते हैं के लिए, का, की, के, ऐसा भी आए तो याद रखिए वहाँ पे संप्रदान होता है। क्या होता है जी, संप्रदान। ठीक है, बहुत सही। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। एक ऐसा कौन से भाव है जिसकी परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो भाव, किसी भाव की एक ऐसा भाव होता है जिसकी परिपक्व को रस कहा जाता है, तो होता है अस्थाई भाव। क्या होता है जी, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, याद रखिएगा जो भी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है। मैं आपको एक यहाँ पे जितने भी समास है सबकी अभी परिभाषा बता रहा हूँ। आप कोई भी समास आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे द्वंद्व समास कहता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत कहा जाता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अच्छा, तिरंगा की बात करें, पहले इसका हम राइट आंसर बताते हैं। तिरंगा में होता है द्विगु समास। द्विगु समास कैसे, क्योंकि जब जिस भी पद का पहला पद जो होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, मतलब पहला पद संख्या की, जैसे तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार तिरंगा। ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे चतुर्भुज की बात करें, त्रिफला की बात करें, ठीक है, त्रिभुवन की बात करें, चौराहा की बात करें, ये सब क्या है आपके यहाँ पे देखिए द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास कहता है कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, माता पिता, पाप पुण्य, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास। वहीं पे बात करते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव कहता है कि वह समास कि जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था, प्रत्येक, प्रतिदिन और भर पेट, आजन्म, आजीवन, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तत्पुरुष समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जितने भी कारक होते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जैसे राजमहल मतलब राजा का महल, ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो इस सब याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अभ्यंतर का सही अर्थ है। मतलब आप बात करें अभ्यंतर होना चाहिए, लेकिन अभ्यंतर दे दिया है, तो अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। अभ्यंतर का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो, ठीक है, उसका भीतरी भाग ही होता है अभ्यंतर, मतलब डी द राइट आंसर। लेकिन वही बात करते हैं अभ्यंतर का विलोम की बात करें, तो इसका विलोम हो जाएगा बा। क्या हो जाएगा जी, बा, इसका विलोम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। चले, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, आपको राइट आंसर बताना। ठीक है, तो काशिका की बात करें तो याद रखिएगा, ये आपका आता है, ये भी बोलियां हैं, ये भी क्या है जी, बोली है। लेकिन इन्होंने कहा कि किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो यह जो काशिका है याद रखिएगा वाराणसी की है। ठीक, यह लेकिन भारतीय आर्य भाषा है, याद रखिएगा कौन सी भाषा है, भारतीय आर्य भाषा। इससे हम रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको बताते हैं। यह जो है वाराणसी के आसपास में बोली जाती है, पहली कंडीशन याद रखिएगा। दूसरी की बात करें, इसका जो काशिका नाम दिया गया है, काशी के नाम पे दिया गया है। किसके नाम पे दिया गया, काशी के नाम, काशी के नाम पे इसका काशी का नाम दिया गया। ठीक है, और वहीं भी बात करते हैं, यह कहाँ कहाँ पे बोला जाती है, तो याद रखिए वाराणसी के साथ साथ आजमगढ़ में। कहाँ पे, आजमगढ़, वाराणसी में, वाराणसी तो हो ही गया है,
और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ प्रयागराज में भी बोली जाती है भाषा, ठीक है, प्रयागराज में भी यह भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक, समूहार्थक जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं स्वतवक। स्वतवक, स्वतवक मतलब होता है फूलों, फूलों या फूलों या गुच्छा का समा, गुच्छा, फूलों का गुच्छा, ठीक है, फूलों का गुच्छा की बात करें उसे हम कहते हैं कि स्वतक, या इसे गुलदस्ता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यही समूह है, बाकी गमला को समूह मत कर दीजिएगा, ठीक है, पुरुष भी समूह ना कर दीजिएगा, याद रखिएगा समूह क्या हो जाएगा, स्वतक। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, जूही की कला कविता के कवि कौन है? जूही की जो कला है कविता की कवि कौन है आपको बताना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए। तो याद रखिएगा जो जूही की कला है ये आपकी है सुमित्रा नंदन, सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जूही की कला, जूही की कली जो भी है। और इनकी कुछ और रचनाएं हैं, याद रखिएगा, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ आप याद रखिएगा। अनामिका पूछा जाता है, अनामिका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, अनामिका, अनामिका के साथ साथ आपका परिमल, क्या है, परिमल है, ठीक है, और कुछ रचनाएं जैसे गीतिका है, गीतिका, वहीं पे बात करते हैं कुकुर मुत्ता, इनका पूछा जाता है कुकुर मुत्ता, ठीक है, ये सब कुकुर मुत्ता हो गया, और सांध है, काकली हो गया, अप्सरा, अप्सरा याद रखिएगा, अप्सरा है, प्रभावती है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, प्रभावती है, ठीक है, प्रभावती है, चोटी की पकड़ है, ठीक है, सुकुल की बीबी है, ये सब याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए कहता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अभी हमने कल आपको बताया था मिश्र वाक्य, है ना, तो मिश्र वाक्य आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य में आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। मिश्र वाक्य में क्या रहता है कि कहीं पे भी अगर आपको की दिखे, जो दिखे वाक्य में, ठीक है, जितना दिखे, जितना, जहाँ तहाँ दिखे, क्या क्या दिखे, जितनी पॉइंट हम दे रहे हैं ना आप लोग कॉपी पे नोट कर लिया करिए, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा। तो दिखे, यदि दिखे, जैसा दिखे, इधर दिखे, इधर उधर दिखे, इधर उधर, ये सब याद रखिएगा मिश्र वाक्य वाक्य। अब अभी हमने बताया कि जो दिखे, जैसा दिखे, जहाँ पे भी दिखे, दिखे जो दिखे ना, बस आपका हो गया काम। जो विद्यार्थी परिसर में है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जानते हैं मिश्र वाक्य कहता है कि जो पहला वाक्य होता है ना, वो जो दूसरा वाक्य होता है ना पहले वाक्य पर निर्भर होता है, अगर वो परिश्रम करेगा तभी सफल होगा, सीधा सीधा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही परिश्रम होता है जी बोलते बोलते, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो पर डे आपको मिलेगी, 6 बजे आपका लाइव सेशन पर डे चलता रहेगा। अब आपको बताना है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसा कि मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, याद रखिएगा, मतलब जिससे ट्रिक होते हैं, जब मैक्सिमम वर्ड जहाँ पे है, जैसे बादल और कमल से रिलेटिव होता है, दाग जहाँ पे दिखे और जा लास्ट में दिखे, जाग मतलब होता है कमल की पर्यायवाची, याद रखिएगा, दा मतलब होता है, याद रखिएगा, बादल की अक्सर पर्यायवाची होती है, ठीक है, लास्ट में जैसे मतलब ऐसा दिखे आपको तब रिलेटेड, जैसे अम्बुज, अम्बुद है ना, देखो तो जा लिस्ट में दिखा तो कमल है, तो कमल एक ही जगह है पहले में, पहले तो कमल हो गया, अम्बुद बादल का है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति रुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, समानार्थी की बात कहा है तो अच्छे से समझिएगा। दो समानार्थी मतलब जो समान समानार्थी के होते हैं, जैसे कपड़ा लत्ता, ठीक है, कपड़ा लत्ता की बात करें तो यहाँ पे डैश डैश दिया जाता है, और धन दौलत की बात करें, ठीक है, मन मान मर्यादा की बात करें तो यहाँ पे योजक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह, जो चिन्ह ऐसे बीच में दिया जाता है उसे योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपके कई होते हैं, याद रखिएगा, जैसे समास के आधार पे हम बात करते हैं, जय पराजय होता है, ठीक है, जय पराजय होता है। वही तुलना में बात करें, जैसे सास से जहाँ पे देखते, जैसे चाँद सा मुखड़ा या चाँद सा चेहरा, ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को आप अच्छे से पढ़ा करिए, यदि आप अच्छे से वाक्यों को पढ़ेंगे तब आपको करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है।
और वीडियो को अभी तक आप लोगों को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबका भला आपके चलते हो जाए, यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो जब आप जानेंगे तभी तो आप करेंगे पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है, अन्यथा आप नहीं जानेंगे तो कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पत्थर का पर्यायवाची है नहीं है वो आपका है ऊरग। क्यों? क्योंकि ये जो ऊरग है ना, इस सर्प का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची याद रखिएगा, सर्प का। सर्प की कुछ और पर्यायवाची होती हैं, जैसे अहि, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अहि, नाग, ठीक है, नाग, और भुजंग, ठीक है, भुजंग, विषधर, है ना, विषधर, ठीक है, और वहीं पे बात करते हैं ब्याल, पनंग पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, ब्याल भी इंपॉर्टेंट है, ब्याल और पनंग। जितना जितना मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा, याद रखिएगा, सांप हुआ, सारंग हुआ, ये सब सांप की पर्यायवाची। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये भी पत्थर की, जी पत्थर की होती है पाहन, ऊपल, पाषाण, ये सब उसकी पर्यायवाची होती है। ठीक है, अस्म, प्रस्तर भी होता है, प्रस्तर पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो ये सब याद रखिएगा। आगे इनको व्यवस्थित क्रम में रखना हम जान गए, अब आपको इसको व्यवस्थित करना है, कौन सा व्यवस्थित पहले होगा, राइट आंसर आपको बताना है। जैसे पहले आपके सामने है एक, मतलब आप सबको धोखा डैश, अब उसके बाद लास्ट में वक्त को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे देखिएगा, आप सबको धोखा, धोखा धोखा दे सकते हैं, पर दे सकते हैं, पर दे सकते हैं, पर आप खुद को धोखा नहीं, तो इस प्रकार है। तो हमने कहा आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। वाह, क्या अति उत्तम आया। देखो, आप सबको धोखा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पर, ठीक है, पर खुद को नहीं दे सकते। ठीक है, राह पहला आ गया, दूसरा आ गया, खुद को नहीं दे सकते हैं, उसके बाद तीसरा, आपको, आप खुद को धोखा दे सकते हैं, या अगर हम इसको चौथा मान लें, खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। वाह, मतलब सबसे पहले आएगा रा, वा, ला, देखिए तो रा वाला, लास्ट में डी वाला है, राइट आंसर हो जाएगा। वाह, तो इस प्रकार आप आराम से करेंगे। ठीक, ऐसे वाक्यों को बनाना होता है, एक सार्थक वाक्य बनाना होता है जिसके अनुसार आप राइट आंसर पाते हैं, और राइट आंसर करने के बाद आप 2 नंबर पाते हैं एग्जाम में, है ना, जिससे आपको कितनी खुशी मिलती है। अगर 1 नंबर से बहुत लोगों का छट जाता है जी, आप लोग 2 नंबर से मतलब 2 नंबर से पाके भी रो रहे हैं। नेक्स्ट कहता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ध्यान दीजिएगा, परिमाण वाचक क्रिया, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, हमने बताया था क्रिया विशेषण। लेकिन हम बात करते हैं जो क्रिया विशेषण होता है आपका 4 होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन परिमाण की बात करें तो जिसमें परिमाण हो, परिमाण मतलब बहुत हो, अत्यंत हो, थोड़ा हो, किंचित हो, तिल तिल हो, ऐसे होता है। अत्यंत की बात करें ना, आगे ना, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा परिमाण है। ठीक है, बहुत है, तो ये सब है, डी द राइट आंसर। वाह, चलिए आगे की बात करते हैं। हम इस वाक्य को देखिए, हम वाक्य को एक पार्ट दे रहे हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत, ठीक है, शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे शुद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थान या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। ऐसे वाक्यों को आपको पढ़ना है। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रही। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करे के भी स्वावलंबी नहीं बन पा रहे, मतलब अपने खुद के पैर पे नहीं खड़े। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। ठीक है, सही कहा जाए। तो आगे हम बात करते, देखिए, समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने में अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और इन पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे वाक्यों को पढ़िएगा और क्वेश्चन को टिक करिएगा। कहता है प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र क्या था। तो प्राचीन की बात करें तो भारत था, है ना।
अभी हमने पीछे पढ़ा है, वाक्य के अनुसार आपको उत्तर देना, अपने अनुसार नहीं देना है जी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पे? विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, स्वास्थ्य पे, या चौमुखी विकास पर, या पुस्तकीय विकास पर? तो याद रखिएगा, इन्होंने बहुमुखी चौमुखी विकास पर ध्यान दिया था विद्यार्थी के, लेकिन अब के विद्यार्थी क्या है, सिर्फ सोच रहे हैं कैसे कमाया जाए बस, लेकिन फिर भी स्वावलंबी नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किसके लिए? रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित करने के लिए, प्राचीन परंपरा को सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं। तो हम जानते हैं इसमें क्या है कि आपको बताया जाता है राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, नवीन शिक्षा प्रणाली में, ठीक है, राष्ट्र हित के लिए कार्य करिए आप, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, नवीन जो नई है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ताकि आप विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक, मानसिक विकास हो सके, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, सीधा राइट आंसर, इस प्रकार आपको आंसर करना है। चलिए अब आपको बताना है पुस्तकी, उसमें एक वर्ड पाया था पुस्तकी, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है, याद रखिएगा, उसे प्रत्यय कहते हैं। पुस्तकी की बात करते हैं तो याद रखिएगा लास्ट में ई प्रत्यय है, कहा बड़ी ई वाला, देखिए बड़ी ई है, जैसे भवदीय, भवदीय, ठीक है, भवदीय, राष्ट्रीय, भारतीय, ये सब क्या है, इन सब में ई प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट कहता वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, मतलब उस वाक्य को उस भाग को चेक करिए जिसमें त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। जैसे अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों को सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं। तो याद रखिए अनेक अध्यापकों नहीं होता है, कभी कभी अनेकों दे दिया जाता है, तो ये भी त्रुटियां याद रखिएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक होता, अध्यापकों नहीं होता, अध्यापक, क्योंकि अनेक ऑलरेडी है यहाँ पे बहुवचन, तो अनेक अध्यापक करेंगे तो आपका सही, अनेक अध्यापकों का क्या मतलब है, डबल बहुवचन नहीं होता है साथ में, तो याद रखिएगा हमको त्रुटि किसमें दिख रही है, फर्स्ट वाले त्रुटि दिख रही है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है? प्रेमचंद्र की बात करें, नहीं लिखित है, सॉरी नहीं लिखित है नहीं लिखिए तो ध्रुव स्वामी हंसी आ रही है इसलिए क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, बहुत आसान, सबको याद होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी अजात शत्रु भी उनकी पूछी जाती है, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, ध्रुव स्वामी की है, आंसू है, झरना है, लहर है, ये सब याद रखिएगा। तो बात करते हैं प्रेमचंद्र द्वारा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, सेवा सदन, हाँ ये सब याद रखिएगा, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, ये सब जितना हम बता रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 71 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से कौन अष्टसाप का कवि है? अष्टसाप की कवि बात करते हैं, ठीक है, अष्टसाप कवियों के अंतर्गत मतलब 8 कवियों की बात करते हैं, भक्ति काल के कवि थे, तो इसमें आपके सूरदास थे, बात करते हैं सूरदास। और मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन थे, याद रखिएगा, कुंभन दास थे, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, कुंभन दास, किसर दास, मैक्सिमम दास लोग थे, किसर दास, तो 3 हो गए यहीं पे। फिर आपके आते हैं परमानंद दास, परमानंद, उसके बाद आपका आता है गोविंद, गोविंद थे, गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी के बाद नंददास, नंददास, फिर उसके बाद आपके आते हैं सीता स्वामी, ठीक है, तो चतुर्भुज दास, इस प्रकार आप याद रखिएगा 8 लोग थे। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें से प्रविशेषण शब्द, प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे मधुर हो गया ना बहुत, तो क्या वह मधुर गाता है तो सही है, लेकिन बहुत मधुर गाता है, तो मधुर बहुत है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत, ठीक है, याद रखिएगा बी द राइट आंसर। आगे, और हमेशा याद रखिएगा प्रविशेषण जो होता है विशेषण के पहले अक्षर उपयोग किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताइएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया नामवर सिंह को, किसको दिया गया, नामवर सिंह को, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान के रूप में इसमें दिया गया था इनको, और ये है इनको 1971 में दिया गया, कब, 1971 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, जो आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, किस भाषा से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ये आपका है
किस भाषा से है, तो याद रखिएगा ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से है। ठीक है, इस सभी भाषाओं में दिया जाता है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिएगा। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा सभी भाषाओं के लिए। आगे, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं क्या कहलाता है जी? वह छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो उसे चौपाई बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? चौपाई। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुनामा। इस प्रकार आपके हैं ये आपका चौपाई। रोला दोहा की बात करें तो दोहा में हम जानते हैं कि याद रखिएगा प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, ठीक है, और उसके बाद 11-11, ठीक है। रोला में इसका अपोजिट होता है 11, ठीक है, 13, ठीक है। सोरसा क्या होता है? 24-24 मात्राएं पाई जाती है। तो इस प्रकार आज का आप वीडियो अच्छा खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं कल लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।